नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी और आई एम श्योर कि इसे सुन करके अनसुना भी कर दिया होगा। और इसीलिए आज हम आपका ध्यान इस डिस्क्लेमर पर ले जाएंगे, बताएंगे आपको कि निवेश में रिस्क कौन कौन से होते हैं। क्योंकि निवेश करते समय लोग प्रॉफिट और रिटर्न के बारे में तो सोच लेते हैं, पर रिस्क को हर बार भूल जाते हैं। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शो में जुड़े हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। और सर, एक कहावत और है कि नो रिस्क नो गेन। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो सवाल आते हैं उसमें यही बात देखने को मिलती है कि लोग चाहते हैं कि रिस्क तो कम हो लेकिन रिटर्न उन्हें बहुत ज्यादा मिले। क्या ऐसा पॉसिबल है, पहली चीज। और दूसरी बात, अगर मैं ब्रॉडली समझना चाहूं तो निवेश में कितनी तरह के रिस्क होते हैं? शालिनी, अगर देखा जाए तो हमेशा लोग ये कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो उनके दिमाग में दूसरा जो शब्द है रिटर्न वो रहता है। हकीकत में इसको उल्टा करना चाहिए, हाई रिटर्न हाई रिस्क। हर एक हाई रिटर्न प्रोडक्ट में रिस्क रहता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क न ले, लेकिन ये समझ के न ले कि अगर हाई रिस्क ले लेंगे तो रिटर्न्स बढ़िया मिलेंगे। आपने जो कैटेगरीज की बात की, प्रेडोमिनेंटली दो कैटेगरीज है ऑन अ लार्जर स्केल। वन इज सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क और दूसरी कैटेगरी है ट्रांसपेरेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट रिस्क, और फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज है। बिल्कुल, और एक एक करके हम इन तमाम सब कैटेगरी के ऊपर चर्चा भी करेंगे। और मिसमैच रिस्क से अगर मैं शुरुआत करूं यहाँ पर सर, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग गोल जरूर बना लेते हैं। वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट में उनके पास 2 करोड़ की राशि हो। अगर बेटे या बेटी की शादी करनी है तो वो एक गोल सेट कर लेते हैं कि भाई मुझे 20 साल के बाद शायद 1 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लेकिन निवेश उस हिसाब से उनका नहीं होता है, SIP उस हिसाब से नहीं होती है। तो अगर आपके गोल से आपका जो निवेश है वो मैच नहीं कर रहा है, तब शायद रिटर्न आपके हिसाब से ना मिले। तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि किस तरह का ये रिस्क है और ना आपको उठाना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो शालिनी, बिफोर गोइंग टू मिसमैच रिस्क मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लूँ। सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है, ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट, और फिर मिसमैच रिस्क की बात कर लेंगे। जो सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क की हम बात करते हैं वो 2 प्रकार के। एक वो रिस्क होता है जो सिस्टम में है। अगर उदाहरण दे दूं तो अभी जो पुलवामा अटैक हुए, अभी उसमें आपने कहीं भी निवेश किया हो, इक्विटी मार्केट में गिरावट हुई, सोने में गिरावट हुई, इंटरेस्ट रेट में भी वॉलेटिलिटी थी, तो ये पूरी सिस्टम में रिस्क है। इन्फ्लेशन है, ये पूरी सिस्टम का रिस्क है। इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, तो ये सिस्टमेटिक रिस्क हो गया। दूसरा रिस्क जो है वो अनसिस्टमेटिक है। इसका भी अगर एक उदाहरण दे दूं तो अगर बम्बई में कोई ऐसी जगह पे सरकार रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी लगा दे तो उससे इक्विटी मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरी सिस्टम में नहीं है, ये सिर्फ बम्बई की वो जगह पे है जहाँ पे पाबंदी लगाई, तो ये सिस्टम में नहीं है, तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है। हम कभी भी निवेश करते हैं तो हर एक निवेश से 2 रिस्क जुड़े हुए हैं, एक सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक, और दूसरा जो है वो ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट। ये उससे आसान है समझना। जैसे कि अगर हमने सोने में निवेश कर लिया या इक्विटी मार्केट पे, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, हमें पता चलता है कि भाव में बढ़ोतरी हुई, कटौती हुई, और उसके हिसाब से हमारे निवेश की वैल्यू क्या है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो हम फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं आता, कोई सूचकांक नहीं आता जो हमें बताता है कि हमें इन्फ्लेशन से कितना कम रिटर्न मिला या कितना नुकसान हुआ, तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट रिस्क है। तो यह भी जानना ज़रूरी है कि हमारे जो रिस्क है वो सिस्टमेटिक है, अनसिस्टमेटिक है, ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट। ये बड़ी कैटेगरी हो गई।
जो मिसमैच रिस्क की बात करते हैं, ये एक उदाहरण से समझे। मेरे पास करीब 1 डेढ़ साल पहले एक दंपत्ति थे, उनका फ़ोन आया था। उनके पास करीब 4-5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स थे। ये काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो था और देखा जाए तो घर के अलावा ये था, तो ये अगर मध्य प्रदेश के थे तो ये काफ़ी बड़ी रकम है। अभी इसमें से जो 5 करोड़ के उनके निवेश थे, उसमें से 4.5 करोड़ अलग अलग रियल एस्टेट में थे। सिर्फ 50 लाख म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में थे। उन्हें ज़रूरत थी करीब 65-70 लाख की, क्योंकि उन्हें उनकी बेटी को मेडिकल एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजना था। तो अभी उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे। एक विकल्प था या तो 1-1.5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी बेच दे या तो एजुकेशन लोन ले ले। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके निवेश में और उनके गोल में तालमेल नहीं था। ऐसा ही होता है जब लोग टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर देते हैं। 5 साल के लॉक इन की एफडी ले ली क्योंकि उसमें टैक्स बेनिफिट है, बैंक एफडी, और 2 साल बाद घर खरीदना है तो फिर डाउन पेमेंट के लिए दिक्कत होती है। तो जब भी हमारे गोल्स और हमारे निवेश में तालमेल नहीं है तो ये एक मिसमैच रिस्क हो जाता है और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली अनडायरेक्टली नुकसान भुगतना पड़ता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन रिस्क की अगर मैं बात करूं सर, तो ज़्यादातर लोग जब गोल बनाते हैं तो वो इन्फ्लेशन का ख्याल नहीं रखते। उनके हिसाब से अगर आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में, अगर उन्हें 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की ज़रूरत है तो आगे के लिए भी वो उसी हिसाब से गोल सेट करते हैं, जबकि महंगाई दर का ख्याल ज़रूर यहाँ पर रखना चाहिए, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई गोल बना रहे हैं। तो इन्फ्लेशन रिस्क क्या है और कितना % हमें इन्फ्लेशन रेट लेके चलना चाहिए जब हम गोल सेट कर रहे हो? तो ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट रिस्क है, ये सिस्टमेटिक रिस्क है, पूरी सिस्टम में इसका इम्पैक्ट होता है। यह भी एक उदाहरण से समझे। मेरे पास एक चिट्ठी आई थी, एक माँ बता रही थी कि उसने अपनी बेटी, जिसको एक नया मोबाइल खरीदना था, लेटेस्ट मॉडल, वो करीब 15,000 का था। तो माँ ने सुझाव दिया कि आप इसे बैंक एफडी में रख दे, 1 साल के बाद खरीदे तो ये आपके जो 15,000 है वो बढ़ के करीब 16,000 तक हो जाएंगे। तो बेटी को ये अच्छा लगा, उसने कहा कि चलो तो फिर तो मेरा और एक चीज़ भी आ जाएगी। 1 साल के बाद हुआ क्या कि जो लेटेस्ट मॉडल था वैसा ही दूसरा नया लेटेस्ट मॉडल करीब 17-18,000 का था। तो उससे पैसे 15,000 पे बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर कम हो गया। अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम एफडी में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश ना करें, लेकिन हर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट फंड, एफडी में रिस्क रहता है। तो हमें ये इन्फ्लेशन रिस्क तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे गोल्स 2 या 3 साल के बाद हमें हासिल करने हैं, सिर्फ उसके लिए पैसे हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट है या डेट फंड है उस पर निवेश करें। लंबे अरसे के गोल है जो मेरे हिसाब से 7, 8, 9 साल की अवधि वाले हैं, उसके लिए हमें इक्विटी या इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए। तो इन्फ्लेशन रिस्क है, ये एक साइलेंट किलर है। अभी जो आपने पूछा कि इसके लिए कौन सा इन्फ्लेशन का दर ले, रेट ले, शालिनी, इसका उत्तर देना थोड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर ये लाइफस्टाइल रिलेटेड गोल के लिए है तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्सोलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट है तो कम है, तो ये तो फिर केस टू केस हो गया। उसके लिए एक रेट, और वो भी पूरे निवेश की अवधि तक देना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल, और इसलिए हम कहते हैं कि हर वक्त आपको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर नजर रखनी चाहिए, समय समय पर आपको रिव्यू करते रहना चाहिए, आपका फंड कैसा प्रदर्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कि आपके गोल तो नहीं चेंज हो गए। क्योंकि इन बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो जरूर कम होता है। और यही आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निवेश में रिस्क कौन सा है और इस रिस्क से आप बचे कैसे, कैसे आपके निवेश से आपको और ज्यादा मुनाफा मिल पाएगा। इसके अलावा अब री इन्वेस्टमेंट रिस्क की भी बात कर लेते हैं सर, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, री इन्वेस्टमेंट रिस्क में क्या होता है कि समझिए हमने एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर लिया, अभी हमें पैसे की रेगुलर इनकम की ज़रूरत है,
तो कोई रिटायर्ड आदमी है, उन्होंने रिटायर्ड बुजुर्ग है, उन्होंने निवेश कर लिया और सोचा कि इसमें से मुझे 8% मिलते रहेंगे। पूरा कैलकुलेशन किया, मंथली बजट बनाया, तो प्लानिंग सही रही। लेकिन जब 3 साल के बाद पैसे मिले तो उनके मंथली रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी और तभी अगर समझो ब्याज के दर में कटौती हो गई है और उन्हें 7% ही मिलता है, तो ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया। ये हमेशा होते रहता है जब लोग लंबी अवधि के गोल के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड वगैरह करते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद जब निवेश करने जाते हैं कभी रेट ज़्यादा मिलता है, कभी कम। अगर रेट कम मिला तो ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क है और इसके लिए रेगुलर इनकम के लिए अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हैं तो हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट या असेट क्लास बराबर है, लेकिन उसे स्टैगर कर ले, उसे बांट ले 2 या 3 अलग अलग एफडी में, तो या 2 या 3 बॉन्ड में, तो जब जब मैच्योर होते रहे तो अगर वहाँ पे रेट कम है तो आपको उतनी ही आपकी जो राशि है उस पे कम रेट मिलेगा, पूरी राशि पे कम नहीं मिलेगा। तो ये संभालिए, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट रिस्क में बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं और फिर उन्हें दिक्कत होती है। बिल्कुल, और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा रिस्क मैं कहूंगी है वो है मार्केट रिस्क, क्योंकि कभी भी एक तरफ नहीं चलता है मार्केट, उतार चढ़ाव इसमें बना रहता है। कभी अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है तो हो सकता है कभी आपके फंड का जो रिटर्न है वो नेगेटिव भी हो जाए। तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए और हमेशा हम कहते हैं कि एसआईपी आपको जारी रखनी चाहिए। तो ये अगर मार्केट रिस्क की मैं बात करूं तो किस तरह से ये काम करता है सर, और कैसे इससे बचें, किस तरह से आप अपनी मानसिकता में बदलाव करें, सोचने के ढंग में बदलाव करें, डर पर अपने काबू रखें, इसके बारे में बताइए। जो मार्केट रिस्क है, कभी भी हम निवेश करने मार्केट में उतरते हैं, अभी इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट, ये गोल्ड मार्केट भी हो सकता है, रियल एस्टेट मार्केट भी हो सकता है, और अगर हमने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड, ज़्यादातर बॉन्ड या डेट फंड में किया है, तो इंटरेस्ट रेट मार्केट भी हो सकता है। तो जब भी हमने हमारे पैसे किसी और को दिए निवेश करने के लिए या निवेश संभालने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमें मार्केट रिस्क के इम्पैक्ट लगेगा, मतलब वो इम्पैक्ट जो होगा वो होगा ही होगा, हम इससे बच नहीं सकते। मार्केट रिस्क एक सिस्टमेटिक रिस्क है, पूरी सिस्टम में है, फिर वो कोई भी मार्केट हो। अभी अगर इससे बचना है तो डाइवर्सिफिकेशन कर ले। एसआईपी भी अगर एक तरह से देखा जाए तो वो टाइम डाइवर्सिफिकेशन है, हालांकि वो डिफरेंट असेट क्लासेस नहीं है, हम ज़्यादा एसआईपीज कर सकते हैं, ये अगर हो गया तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर एसआईपी हम करते रहते हैं एक रेगुलर इंटरवल से लंबी अवधि तक, तो ऑटोमेटिकली जब कोई रिस्क कम है तो हम ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, रिस्क कभी ज़्यादा है तो हम कम खरीदते हैं। लेकिन अगर तो हम ये लगातार करते रहे तो एक अवधि बाद एवरेजिंग होगा और वो हमारे फायदे में होगा। इसलिए ये जो रिस्क जो है, इसके लिए अगर आपको करना है तो डाइवर्सिफिकेशन, वो टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, वैल्यू डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, और डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस भी हो सकता है। तो इस पे हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए तमाम रिस्क की, आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं जिनके ऊपर अगर आप नजर बना करके रखें, जिनको अगर ठीक ढंग से आप समझ लें तो आपको निवेश में फायदा हो सकता है। हमारे साथ शो में लगातार जुड़े हुए हैं जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। सर, अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी रिस्क की, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, हालांकि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले आपने दिया भी था, लेकिन कई बार लोग जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी तब आप खरीदार आपको नहीं मिलता है, आपका मकान या दुकान जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आप एकदम से बेच नहीं पाते हैं, या शायद लॉक इन पीरियड वाला आपका फंड है तब भी आपको पैसे उस वक्त नहीं मिल पाते हैं। तो क्या करें इससे बचने के लिए, एक चीज, और दूसरी चीज लॉक इन पीरियड वाले जो निवेश के इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या उनसे दूरी बना करके रखने की आप सलाह देंगे? शालिनी, आपने दोनों जो उदाहरण मैंने फर्स्ट सेक्शन में दिए वो दोनों वैलिड है
कि यहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था और ये लोग ज़्यादातर ये गलतियाँ कहाँ कर बैठते हैं, रियल एस्टेट में कर बैठते हैं और जो साल के आखिर में टैक्स सेविंग के लिए भाग दौड़ होती है उसके लिए कर बैठते हैं। तो जब भी निवेश करें ध्यान में ये रखें कि ये निवेश से हमारा कौन सा गोल अचीव होगा। जिस दिन आप ये कर लोगे तो आपकी गोल की अवधि के साथ आप निवेश मैच कर लोगे और ऐसा है तो ये निवेश को एक नाम भी दे दे। जैसे कि अगर आपकी बेटी का नाम पूजा है और उसकी पढ़ाई के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो और अगर कोई इक्विटी फंड में निवेश किया तो उसे एबीसी इक्विटी फंड ना कहे, पूजा हायर एजुकेशन इक्विटी फंड कहे। इससे दो चीज़ होगी, एक तो निवेश पे फोकस मिल जाएगा और दूसरा जो है वो आप अवधि मैच करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉक इन पीरियड वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें निवेश ना करें क्योंकि उसमें कभी रेट अच्छे रहते हैं। अगर फंड्स है तो फंड मैनेजर अच्छे कॉल्स भी ले सकते हैं। तो लॉक इन पीरियड वाले निवेश नहीं करना ये एक विकल्प नहीं है। विकल्प यही है कि जब भी निवेश करें अपनी जो अवधि है उससे मैच कर ले और अलग अलग अवधि पे जो मैच्योरिटी हो रही है उस पर निवेश करें तो इससे तो काफ़ी दिक्कत कम हो जाएगी। इसके अलावा सर मैं क्रेडिट रिस्क के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि कई बार हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं बहुत भरोसे के साथ, जैसा इसके पहले हमने IL&FS के केस में देखा भी है लास्ट ईयर, बहुत भरोसा लोगों का था और स्पेशली डेट फंड की जब हम बात करते हैं तो उसमें रिस्क वैसे भी ऐसा मान करके हम चलते हैं कि कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप बहुत भरोसे के साथ किसी फंड में किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसमें क्रेडिट रिस्क की कितनी संभावना रहती है? क्या पहले से ही अज्यूम करना चाहिए कि हमारा पैसा खतरे में है? जैसा आपने पहले ही कहा कि अगर हम किसी के हाथ में पैसा दे रहे हैं तो खतरा तो वहीं से शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि निवेश ना करें, बिकॉज सबसे बड़ा रिस्क यही है कि निवेश ना करना। तो निवेश तो करना ही है लेकिन यह देखना है कि कोई अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जैसे कि बॉन्ड्स अभी थोड़े बहुत आए थे, तो ये क्यों दे रहा है। और दूसरा ये गिनती कर ले कि जितने पैसे निवेश कर रहे हैं, जैसे कि कई सारे ईमेल या खत मुझे आते रहते हैं, कहते हैं कि मुझे निवेश में 2% ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं ये पर्टिकुलर बॉन्ड खरीदने से। तो मैं पूछता हूँ कि आप कितने पैसे निवेश कर रहे हैं। अभी कभी जो रकम होती है वो 25,000 या 50,000, अभी 50,000 रुपये आप निवेश कर रहे हैं, उस पर अगर 2% ज़्यादा ही मिले तो सालाना 1,000 रुपये और उस पर टैक्स वैक्स वगैरह काट के आपके हाथ में 700-800 रुपये। तो ये 700-800 रुपये ज़्यादा कमाने के लिए क्या ये रिस्क लेना ज़रूरी है? उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको बैंक या और कोई दे नहीं रहा है, कभी कभी ये करना ज़रूरी भी है, लेकिन फिर सिर्फ ब्याज का दर ज़्यादा है इसके लिए न करें। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो डिटेल में स्टडी करें कि ये क्यों दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई जेन्युइन रीजन हो। सर मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि समय हमारे पास कम है और इवेंट रिस्क, जैसा ब्रेक पे जाने के पहले भी मैंने व्यूवर्स को प्रॉमिस किया था कि हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। अभी आगे आने वाले वक्त में सबसे बड़ा इवेंट है लोकसभा इलेक्शन। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी और उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट किस तरह से करेगा। तो बहुत कंफ्यूज है लोग। इवेंट रिस्क क्या है, किस तरह से काम करता है और पहले से प्लानिंग इसके लिए किस तरह से करें? नहीं कर सकते। पुलवामा अटैक के लिए प्लानिंग कैसे करते थे? ये किस तरह से इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएगा उस पर प्लानिंग नहीं कर सकते। ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हर एक निवेश के साथ इवेंट रिस्क है। ये एक सिस्टमेटिक रिस्क है। अगर आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड है फिर भी हमें ये इवेंट जो भी है उसकी दिक्कत आएगी आएगी। एक ज़रिया ये है कि अगर अक्रॉस ग्लोब करे, और ये हम नहीं करते, कभी वक्त मिला तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारी आज तक की जो पूरी संपत्ति है, घर है, गोल्ड सोना है, इक्विटी या इक्विटी फंड्स या डेट फंड, सभी एक ही करेंसी में है, रुपये में। अगर इसे हम अक्रॉस द ग्लोब करते हैं तो इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, काफ़ी कम होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई रिजल्ट हुआ इलेक्शन का या कोई अटैक का और हमने ये इंग्लैंड में या और कहीं जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, और हमारे देश में काफ़ी सारी स्कीम्स है जो इंटरनेशनली निवेश करती है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे कम होगा।
लेकिन इवेंट रिस्क हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये सिस्टमेटिक रिस्क है। तो रिस्क तो बहुत सारे हैं और जैसा कि इसके पहले सर आपने कहा भी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम निवेश को बंद कर दें, निवेश तो जारी रखना ही होगा। निवेश ना करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। और जितने भी पॉइंट्स के ऊपर आज हमने चर्चा की, इन बातों का आप अगर ख्याल रखेंगे अपना पोर्टफोलियो बनाते समय या निवेश करते समय, तो जरूर आपको रिस्क जो आपका है वो मैनेज करने में आसानी होगी और कुछ कम भी आप कर पाएंगे इस रिस्क को। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज शो में जुड़ने के लिए और रिस्क को इतने आसानी से, इतने अच्छे ढंग से व्यूवर्स को समझाने के लिए।